हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन से संबंधित वीडियो लाते रहता हूं और आज इसी कड़ी में एक नया वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि केंद्रीय विद्यालय में अब दो टाइप के एडमिशन होते हैं, एक क्लास 1 के लिए और एक बाल वाटिका के लिए। क्लास 1 का वीडियो मैं पहले दे चुका हूँ, जिसमें सारी जानकारी आपको दिया हूँ। एक ही वीडियो में क्लास 1 से संबंधित सारी जानकारी को समेटने का कोशिश किया हूँ और वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें क्लास 1 से संबंधित पूरी जानकारी दिया हूँ। ये वीडियो मैं बाल वाटिका एडमिशन के लिए लेकर आया हूँ कि केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका के एडमिशन की संपूर्ण जानकारी क्या है और इस संबंध में आपको क्या जानकारी जानना आवश्यक है। तो यदि आपका बच्चा 3 साल से 6 साल के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में संभव हो सकता है और इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में क्या मेन बात मैंने की हुई है। अगर यहाँ से आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम का है तभी आप आगे देखिएगा, नहीं तो इसे स्किप कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में मैं क्या जानकारी देने वाला हूं। तो मेन रूप से इस वीडियो में मैं क्लास और डेट की जानकारी दूंगा, यानी कि आपका बच्चा बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 या बाल वाटिका 3 के लिए एलिजिबल है कि नहीं है और इन क्लासों में एडमिशन होगा कि नहीं होगा, और यदि एडमिशन होगा तो उसकी डेट क्या है, यानी फॉर्म कब आएंगे। जो सेकंड पैरा है वह है एडमिशन प्रोसेस, कि बाल वाटिका में एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा। जो थर्ड है वह है कोटा एवं कैटेगरी, क्या बाल वाटिका में कौन कौन से कोटा लगते हैं, कौन सी कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं, किनको फायदा होगा, किनको नुकसान होगा, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में शामिल किया हूँ। और जो फोर्थ है वह है प्रायोरिटी एंड ट्रांसफर। जैसा कि आप लोग जानते हैं और अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो आप जानते होंगे कि मैंने अपने क्लास 1 के वीडियो में भी बताया हूँ कि केंद्रीय विद्यालय में प्रायोरिटी और ट्रांसफर का बहुत महत्व होता है, इसलिए आपको प्रायोरिटी और ट्रांसफर को भी समझना जरूरी है। और जो फिफ्थ है वह है प्रायोरिटी एंड रिजर्वेशन। जैसा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में रिजर्वेशन लागू नहीं होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। केंद्रीय विद्यालय में प्रायोरिटी के साथ रिजर्वेशन लागू होता है और इसको भी मैं इसमें डिस्क्लोज किया हूं, इसको भी मैंने अच्छे से इसमें समझाया है। जो सिक्स्थ है वह है आरटी कोटा, बहुत ही महत्वपूर्ण कोटा होता है। यह क्लास 1 के लिए, बाल वाटिका के लिए, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण कोटा होता है और इसमें कोई भी प्रायोरिटी कैटेगरी लागू नहीं होती है, यानी चाहे आप सरकारी नौकरी में हो या ना हो, आपको इक्वल लाभ मिलेगा, इक्वलिटी इसमें लागू रहती है। और लास्ट है एज एवं डॉक्यूमेंट। यह भी वीडियो का अति महत्वपूर्ण सेक्शन है, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपके बच्चे की एज कितनी है तो आपको ये जानना अति आवश्यक है कि आपका बच्चा किस क्लास के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ अगर आप यह जान गए कि आपका बच्चा बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 या बाल वाटिका 3 में किस क्लास के लिए एलिजिबल है, तो आपको ये जानना आवश्यक हो जाएगा कि उसके साथ क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं। तो ये भी मैं इस वीडियो में शामिल किया हूं और बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मैं इसमें शामिल किया हूं जो आपको जानना अति आवश्यक है, लेकिन ये मेन पॉइंट थे इसलिए इनको यहाँ शुरू में ही लिस्ट करके बता दिया हूं ताकि आपको पता रहे कि वीडियो में आगे क्या होने वाला है। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे नई शिक्षा नीति, क्योंकि बाल वाटिका कहाँ से आया वो जानना बहुत आवश्यक है। तो नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई थी और उसमें 5+3+3+4 का फार्मूला लागू हुआ था। इस फार्मूले के अनुसार कक्षा 1 से पहले 3 और कक्षाएं होंगी जिन्हें बाल वाटिका कहा जाता है। तो अब ये क्लास शुरू हो चुकी हैं और इन्हें बाल वाटिका कहा जा रहा है और यह नई शिक्षा नीति की वजह से आया है, 2020 में आया है। लागू और लेट हुआ था लेकिन आया यह 2020 में था। बाल वाटिका अपडेट, फरवरी मार्च में 50 केवी में बाल वाटिका 1 में तथा 445 केवी में बाल वाटिका 3 में एडमिशन ऑफलाइन होंगे। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि 50 केवी में बाल वाटिका 1 के एडमिशन हो रहे हैं और 445 केवी में बाल वाटिका 3 में एडमिशन ऑफलाइन हो रहे हैं, क्योंकि इन केंद्रीय विद्यालयों में यानी 495 केंद्रीय विद्यालयों में ही बाल वाटिका के एडमिशन होते हैं और ये पिछले 2 साल से हो रहे हैं और इस साल भी होंगे। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस शिक्षा सत्र में बाल वाटिका में एडमिशन ज्यादा केवी में होंगे। बहुत सारी जानकारी आ रही है कि इस साल और केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका शुरू होने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले साल किसी भी केंद्रीय विद्यालय में
किसी भी अतिरिक्त केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका नहीं शुरू हुई थी। पुराने केंद्रीय विद्यालय में ही बाल वाटिका के एडमिशन हो रहे थे, लेकिन इस बार कुछ और केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका के एडमिशन होने की संभावना है। इस सत्र में कुछ और केवी में बाल वाटिका के एडमिशन ऑनलाइन होने की संभावना है। ये एडमिशन जुलाई में हो सकते हैं। अगर ये एडमिशन ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय में शुरू होते हैं तो जैसे तीसरे साल में हुआ था कि जुलाई में 445 केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन बाल वाटिका के एडमिशन हुए थे, उसी तरीके से इस सत्र में यानी 2025-26 में कुछ केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन एडमिशन हो सकते हैं। कितनी कक्षाओं में होगा प्रवेश? इस बार कक्षा 1 के साथ साथ बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3 में एडमिशन होगा। सभी क्लास के लिए गाइडलाइन एक ही रहेगी। क्लास 1 को छोड़कर बाकी सभी कक्षा में प्रवेश ऑफलाइन होगा। तो इस बार क्लास 1, बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3 में एडमिशन होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाल वाटिका 2 में कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है, क्योंकि जहां बाल वाटिका 1 में एडमिशन होते हैं वही बच्चे अपग्रेड होकर, प्रमोट होकर बाल वाटिका 2 में चले जाते हैं, और जहां बाल वाटिका 3 में एडमिशन होते हैं वहां बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 2 है ही नहीं है। बाल वाटिका 3 के बच्चे प्रमोट होकर क्लास 1 में चले जाते हैं। बाल वाटिका में कोटा और कैटेगरी, आरटीई कोटा का लाभ मिलेगा। तो बाल वाटिका में कोटा और कैटेगरी की जानकारी देख लेते हैं कि बाल वाटिका में कौन सा कोटा और कैटेगरी लागू रहेगा। आरटीई कोटा का लाभ मिलेगा। यह कोटा एंट्री लेवल यानी बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3 में मिलेगा, यानी जिस केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 1 में एडमिशन होगा तो वहां भी आरटीई कोटा का लाभ मिलेगा, और बाल वाटिका 3 में अगर एडमिशन हो रहा है तो वहां भी आरटीई कोटा का लाभ मिलेगा। लेकिन यह केवल एंट्री लेवल यानी जहां बाल वाटिका 1 में एडमिशन हो रहे हैं वहां बाल वाटिका 2 और 3 में नहीं मिलेगा। पीआरटी कैटेगरी लागू रहेगी, आरक्षण भी लागू रहेगा, एसजीसी कोटा नहीं मिलेगा, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा नहीं मिलेगा। कब आएगा फॉर्म? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि फॉर्म कब आएगा। तो फॉर्म की कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जैसे पिछले साल फॉर्म आए थे उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि बाल वाटिका के फॉर्म की जानकारी केवी एडमिशन शेड्यूल और गाइडलाइन में ही रहेगा। इसके फॉर्म क्लास 2 के फॉर्म के साथ भरे जाएंगे। सत्र 2025-26 के फॉर्म मार्च 2025 में आने की संभावना है। एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन की पूरी प्रक्रिया क्लास 1 के जैसे ही रहेगी, केवल एडमिशन ऑफलाइन होगा। तो मैं क्लास 1 का वीडियो बनाया हूं, वहां आप देख सकते हैं। इस वीडियो के अंत में भी मैं प्रक्रिया बताया हूं, आप अंत तक रहेंगे तो आपको प्रक्रिया पता चल जाएगी। बाल वाटिका एडमिशन के लिए अलग से नोटिस आती है, परंतु गाइडलाइन वही रहता है। बाल वाटिका एडमिशन 2025 ऑफलाइन एडमिशन, ऐसे 49 केवी जिनमें बाल वाटिका 1 के एडमिशन हो रहे हैं उनमें कक्षा 2 और एबव के साथ बाल वाटिका 1, 2, 3 के एडमिशन होंगे। ऐसे 445 केवी जिनमें बाल वाटिका 3 के एडमिशन हो रहे हैं उनमें कक्षा 2 एंड एबव के साथ बाल वाटिका 3 के एडमिशन होंगे। ये एडमिशन ऑफलाइन मोड में ही होंगे। ऐसे 49 केवी जिनमें बाल वाटिका 1 के एडमिशन हो रहे हैं तो उनमें बाल वाटिका 1 के एडमिशन होंगे, वह ऑफलाइन होंगे, और अगर सीट खाली रहेगी तो बाल वाटिका 2 और 3 के भी कुछ एडमिशन होंगे। और ऐसे 445 के भी जिनमें बाल वाटिका 3 के एडमिशन हो रहे हैं उनमें कक्षा 2 एवं अबव के साथ बाल वाटिका 3 के एडमिशन होंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ बाल वाटिका 3 के एडमिशन हो रहे हैं तो वो प्रमोट होके क्लास 1 में जाएंगे, तो वहाँ क्लास 1 का एक सेक्शन का कम एडमिशन होगा। बाल वाटिका एडमिशन 2024-25, बाल वाटिका के एडमिशन ऑफलाइन होते हैं। ऑफलाइन एडमिशन में सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी फॉर्म के साथ ही देना होता है, इसलिए सभी डॉक्यूमेंट एडवांस में तैयार रखें। यह विशेष रूप से नोट करने वाली बात है कि ऑनलाइन में आपको केवल 2 डॉक्यूमेंट देने होते थे, लेकिन बाल वाटिका में आपको सारे डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करके रखने होंगे, क्योंकि फॉर्म के साथ ही उनकी फोटो कॉपी लगाकर देना होगा। बाल वाटिका में एडमिशन के बाद आपका बच्चा क्लास 10th या 12th तक प्रमोट होते रहता है, यानी जहां क्लास 10 तक के भी है वहां क्लास 10 तक, और जहां क्लास 12 तक केंद्रीय विद्यालय है वहां क्लास 12 तक ऑटोमेटिक प्रमोट होते रहता है। उसको अगली कक्षा में फिर से एडमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये कमेंट बार बार आते रहता है। और अगर आप लोग केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको यह जानना और आवश्यक हो जाता है कि क्या क्या केंद्रीय विद्यालय में होता है। पीआरटी कैटेगरी एंड वैलिड ट्रांसफर, अब केंद्रीय विद्यालय में जो
बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वह होती है प्रायोरिटी कैटेगरी। और यहीं से सब लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि प्रायोरिटी कैटेगरी क्या है, या किसके ऊपर लागू होती है, क्या यह लागू होती है तो रिजर्वेशन नहीं लागू होता है, और ट्रांसफ़र क्या है, ट्रांसफ़र में भी वैलिड ट्रांसफ़र क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें बताया हूँ। प्रायोरिटी एंड नंबर ऑफ ट्रांसफ़र। केंद्रीय विद्यालय में बच्चे का एडमिशन प्रायोरिटी और पिछले 7 सालों में माता-पिता या अभिभावक के ट्रांसफ़र के अनुसार होता है। जिनका जितना ज़्यादा ट्रांसफ़र, उनके बच्चों के एडमिशन के उतने ज़्यादा चांस होते हैं। जैसे सबसे पहले कैटेगरी 1, और उनमें भी ऐसे माता-पिता के बच्चे जिनका ट्रांसफ़र सबसे ज़्यादा हुआ है का एडमिशन होगा। तो अभी आप समझ लीजिए, आगे मैं इसको और अच्छे से समझाऊँगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि सबसे पहले कैटेगरी 1 के लिए जाते हैं, और उसमें भी जिनका सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ है उनके बच्चे को लिया जाता है। नेक्स्ट है वैलिड ट्रांसफ़र। आप केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफ़र के आधार पर एडमिशन हो रहा है, तो आपको यह भी जानना है कि वैलिड ट्रांसफ़र क्या होता है, यानी आपका ट्रांसफ़र माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। केवी में एडमिशन के लिए ऐसे ट्रांसफ़र को वैलिड ट्रांसफ़र यानी गिना जाने योग्य मानते हैं, जो पिछले प्लेस ऑफ पोस्टिंग से कम 20 किलोमीटर दूर हो और एक जगह पर ठहरने की अवधि मिनिमम 6 माह हो। तो अब आप समझ गए हैं, अगर आप एक ही स्टेशन में हैं, एक ही जगह में हैं, और आपका पहला पोस्टिंग से दूसरा पोस्टिंग का दूरी 20 किलोमीटर से कम है, तो आपका ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा और आपके बच्चे को इस ट्रांसफ़र का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप कहीं गए हैं, 1-2 महीने के लिए ट्रांसफ़र गए हैं, तो वह भी ट्रांसफ़र आपके बच्चे के एडमिशन पर्पज़ से नहीं गिना जाएगा। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए इसको शामिल किया हूँ। अब प्रायोरिटी मैं आगे बताऊँगा। अगर आपको प्रायोरिटी समझना है, तो वीडियो को कंटिन्यू रखिए। एडमिशन प्रोसेस इन केवी। केवी 2 प्रकार के होते हैं। तो जैसे अभी मैं बता रहा था कि प्रायोरिटी बताऊँगा, तो प्रायोरिटी समझने के लिए पहले आपको केवी समझना पड़ेगा। तो केवी 2 प्रकार के होते हैं। पहला केवी अंडर सिविल एंड डिफेंस सेक्टर, दूसरा केवी अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या आईएचएल। तो ये चीज़ें मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ मैं बहुत तेज़ी से बताऊँगा। अगर आप डिटेल में इसको जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए। तो ये 2 तरीके से केवी होते हैं। प्रायोरिटी कैटेगरी एंड केवी, दोनों केवी में प्रायोरिटी कैटेगरी अलग-अलग होती है। तो सबसे पहले पहला वाला देख लेते हैं, जो केवी अंडर सिविल या डिफेंस सेक्टर। कैटेगरी 1 केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे, जैसे आर्मी, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इनकम टैक्स, बीएसएफ, आईटीबीटी, ईटीसी। कैटेगरी 2 होते हैं केंद्रीय पीएसयू कर्मचारी के बच्चे, जैसे एम्स, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनलाइज्ड बैंक और इंश्योरेंस कंपनी या केवी। कैटेगरी 3 होते हैं राज्य कर्मचारी के बच्चे, जैसे पीडब्ल्यूडी, एजुकेशन, पुलिस, कोर्ट, फॉरेस्ट, रेवेन्यू, बैंक। कैटेगरी 4 होते हैं राज्य पीएसयू कर्मचारी के बच्चे, जैसे राज्य सरकार के उच्च शिक्षण संस्थान, निगम, कॉर्पोरेशन या आंगनवाड़ी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक, सीएसपीसीडीएल, सीएसईबी। यहाँ एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो कैटेगरी 3 और 4 है, वह अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकती है। फिर कैटेगरी 5 उपरोक्त छोड़कर अन्य सभी वर्ग। इसी तरीके से जो केवी अंडर पीएसयूज या आईएचएल हैं, उनकी जो प्रायोरिटी होती है, उसमें पीएसयूज या आईएचएल कर्मचारी के बच्चे 1 नंबर पे आ जाते हैं, बाकी सेम रहता है। यानी कैटेगरी 2 केंद्रीय कर्मचारी हो जाता है, कैटेगरी 3 केंद्रीय पीएसयूज कर्मचारी हो जाता है, कैटेगरी 4 राज्य कर्मचारी हो जाता है, कैटेगरी 5 राज्य पीएसयूज कर्मचारी हो जाता है, और कैटेगरी 6 उपरोक्त को छोड़कर अन्य सभी वर्ग आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो सरकारी नौकरी में नहीं है या पीएसयूज कर्मचारी नहीं है, उनके लिए या तो कैटेगरी 5 होता है या तो कैटेगरी 6। यानी सिविल या डिफेंस के लिए कैटेगरी 5 और पीएसयू या आईएचएल के लिए कैटेगरी 6 होता है। हाउ टू चूज प्रायोरिटी कैटेगरी। सबसे पहले पता करें कि आपका केवी किस प्रकार का है, यानी केवी अंडर सिविल या डिफेंस सेक्टर का है, या केवी अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या आईएचएल का है। ऊपर दोनों तरह के केवी की प्रायोरिटी बताई गई है, ऊपर बताए अनुसार ही अपनी प्रायोरिटी कैटेगरी चुनें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको कैटेगरी फाइंडर टूल दिया रहता है, परंतु बाल वाटिका ऑफलाइन होता है और आपको अपनी कैटेगरी खुद चुननी होती है। तो अगर आप क्लास 1 का फॉर्म भरेंगे तो वहाँ ऑनलाइन में आपको एक मदद भी दिया रहता है, एक हेल्प भी दिया रहता है, लेकिन बाल वाटिका में आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है, इसलिए अपनी कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए। और कैटेगरी का केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में बहुत महत्व है, क्योंकि कैटेगरी के अनुसार ही एडमिशन होते हैं। रिजर्वेशन इन केवी। शेड्यूल कास्ट को 15% रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब को 7.5%, ओबीसी एनसीएल को 27%, पीडब्ल्यूडी या सीडब्ल्यूएसएन को 3%, आरटी को 25% आरक्षण है। प्रायोरिटी एंड रिजर्वेशन। केंद्रीय विद्यालय में प्रायोरिटी और रिजर्वेशन एक साथ चलते रहते हैं, इसलिए इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रायोरिटी और रिजर्वेशन एक साथ चलते हैं। सबसे पहले कैटेगरी 1 और 2 को लेंगे, लेकिन आरक्षण का ध्यान रखते हुए। अब जैसे ये कैटेगरी 1 क्या है, जो प्रायोरिटी कैटेगरी अभी बता रहा था मैं आपको। कैटेगरी 1 माने
केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे और कैटेगरी 2 माने केंद्रीय पीएसयूज कर्मचारी के बच्चे। तो सबसे पहले कैटेगरी 1 यानी केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे और केंद्रीय पीएसयूज कर्मचारी के बच्चे लिए जाएंगे, लेकिन आरक्षण का ध्यान देते हुए। जैसे पॉइंट नंबर 1, ओबीसी एनसीएल को 27% आरक्षण है। अब 100 सीट में यदि कैटेगरी 1, 2 से 27 बच्चे ओबीसी एनसीएल के नहीं मिलते हैं तो कैटेगरी 3 से, फिर कैटेगरी 4 से, फिर कैटेगरी 5 से लिए जाएंगे। भले ही कैटेगरी 1 का जनरल का बच्चा हो, उसको नहीं लेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आरक्षण का लाभ आपको कैसे मिलने वाला है। जैसे कैटेगरी 1 से ही सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे, फिर केंद्रीय पीएसयूज कर्मचारी के बच्चे लिए जाएंगे। लेकिन अगर उतने बच्चे नहीं मिलते हैं तब कैटेगरी 3 से यानी राज्य कर्मचारी के बच्चे लिए जाएंगे। अगर उसमें से भी नहीं मिलते तो फिर राज्य पीएसयूज कर्मचारी के बच्चे लिए जाएंगे, और अगर उसमें से भी नहीं मिलते तब आम आदमी के बच्चे लिए जाएंगे। अब अगर कोई जनरल का कैटेगरी 1 का बच्चा बचा हुआ है तो उसको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यह जनरल की सीट नहीं है, यह ओबीसी की सीट है। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 2 समझ लेते हैं कि इसी तरह से एससी के बच्चे को 15% रिजर्वेशन है, तो इसमें केवल एससी के बच्चे लिए जाएंगे। पहले कैटेगरी 1 से एससी के बच्चे लिए जाएंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से एससी के बच्चे लिए जाएंगे। यानी केवी में रिजर्वेशन और प्रायोरिटी एक साथ लागू होता है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। केंद्रीय विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश आरटी कोटा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कोटा है, जैसा मैं बहुत बार बार बोलते रहता हूं, क्योंकि ये ऐसा कोटा है जिसमें केंद्रीय कर्मचारी, केंद्रीय पीएसयूज कर्मचारी या राज्य कर्मचारी या राज्य पीएसयूज कर्मचारी का कोटा लागू नहीं होता। इसमें सबको एक बराबर देखा जाता है और सभी जो आरटी के लिए एलिजिबल हैं उनके बच्चों का एडमिशन होता है, और यह 25% कोटा होता है, यानी अच्छा खासा कोटा है। और इसमें बहुत सारे बच्चों का एडमिशन होता है जो सरकारी नौकरी में नहीं है। तो अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं हैं तो इसकी तैयारी करके रखें, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में बिना सरकारी नौकरी वाले को अभिभावक के बच्चों का एडमिशन सबसे ज़्यादा इसी में होता है, तो इसलिए आप इसकी तैयारी करके रखें। तो आरटी कोटा के लिए ज़रूरी है कि पॉइंट नंबर 1, आप डिसएडवांटेज यानी अलाभित समूह में आते हों। पॉइंट नंबर 2, आपके घर की दूरी केंद्रीय विद्यालय से शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर के वृत्तीय दूरी के अंदर हो। पॉइंट नंबर 3, आप रेडियल डिस्टेंस में निवास करते हों। तो ये 3 चीज़ें अगर आपके ऊपर लागू हैं तो आपको आरटी कोटा का लाभ मिल जाएगा। इसे और डिटेल में मैं आपको समझा देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, डिसएडवांटेज ग्रुप, सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक रूप से पिछड़े परिवार के बच्चे को डिसएडवांटेज ग्रुप में शामिल किया जाता है। इनमें शामिल है एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, पीडब्ल्यूडी। इतने लोग को केंद्रीय विद्यालय डिसएडवांटेज ग्रुप में मानता है। लो इनकम ग्रुप, केंद्रीय विद्यालय में कमजोर आय वर्ग में ईडब्ल्यूएस और बीपीएल को माना जाता है। नंबर 2, रेडियल डिस्टेंस, आपके घर की दूरी केंद्रीय विद्यालय से शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर की वित्तीय दूरी के अंदर आता हो। आप पॉइंट नंबर 3 को और अच्छे से समझ लेते हैं कि रेडियल डिस्टेंस किसको कहेंगे, उसे हम समझ लेते हैं। रेडियल डिस्टेंस को मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश किया हूं। आप देख सकते हैं बीच में केवी मैंने शो किया है, यह केंद्रीय विद्यालय है और यह रेडियल डिस्टेंस है यानी वृत्तीय दूरी है। अब जो मैंने इसमें घर बनाए हुए हैं ये सभी घर इस केंद्रीय विद्यालय की वृत्तीय दूरी में आ रहे हैं। अब ये वृत्तीय दूरी जो है वह डायरेक्ट होनी चाहिए, यानी यदि रोड टेढ़ा मेढ़ा है और उसके वजह से दूरी बढ़ जा रही है तो वो नहीं मानी जाएगी। जैसे मैं इसमें आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि यह केंद्रीय विद्यालय से घर की रेडियल डिस्टेंस है, जबकि सड़क की दूरी आप देख सकते हैं ज़्यादा है, क्योंकि सड़क घूम घूम के घर तक गई है, इसलिए यह दूरी ज़्यादा रहेगी। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका रेडियल डिस्टेंस 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर से कम होना चाहिए। आरटी कोटा के लिए जरूरी है कि आप वंचित समूह एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, पीडब्ल्यूडी या कमजोर आय वर्ग ईडब्ल्यूएस, बीपीएल जैसा कि आरटी एक्ट 2009 में उल्लेखित है में आते हों, और आपका घर शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर की रेडियल दूरी में आता हो। दूरी का क्राइटेरिया केवल आरटी कोटा के लाभ के लिए है, यानी यदि आप दूरी का क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं तो भी आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है, लेकिन उसे आरटी कोटा का लाभ नहीं मिलेगा। इसको एकदम क्लियर किया हूं क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं दूर निवास करता हूं तो क्या मेरे बच्चे का एडमिशन होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है। दूरी का क्राइटेरिया केवल आरटी कोटा का लाभ लेने के लिए पूरा करना आवश्यक है। अगर आप आरटी कोटा का लाभ लेना चाहते हैं तो दूरी का क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ेगा। आरटी कोटा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट, वंचित समूह का प्रमाण पत्र, डिसएडवांटेज ग्रुप सर्टिफिकेट यानी ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट,
कमजोर आय वर्ग का प्रमाण पत्र यानी लो इनकम ग्रुप सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस या बीपीएल सर्टिफिकेट। दूरी का स्व घोषणा पत्र, दूरी का जो प्रमाण पत्र है वो स्व घोषणा है, एक फॉर्मेट आता है, उसमें आपको लिखना है कि मैं इतनी दूरी में निवास करता हूं, साइन करके जमा कर देना है, उसको कोई अलग से नहीं बनाने की जरूरत है, वो फॉर्मेट में ही मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। केंद्रीय विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लाभ। अब अगर आपके बच्चे का एडमिशन आरटी कोटा के अंतर्गत हो जाता है तो उसको लाभ क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, आरटी कोटे के अंतर्गत भर्ती किए गए बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों, नोटबुक्स, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और परिवहन पर होने वाले खर्चों का पुनर्भरण उचित बिल प्रस्तुत करने पर निर्धारित सीमा और धन की उपलब्धता के अधीन किया जाता है। यानी इसमें कुछ पैसा मिलता है, आपको बिल देना रहेगा, लेकिन एक लिमिट रहती है। पॉइंट नंबर 3, एक बार बच्चों को आरटी अधिनियम के तहत बाल वाटिका या कक्षा 1 में भर्ती किया गया है तो वे कक्षा 8 तक उसी केवी या किसी अन्य केवी में स्थानांतरण के दौरान आरटी अधिनियम के अनुसार छूट और सुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे। यानी अगर आपके बच्चे का एक बार एडमिशन हो गया तो क्लास 8 तक आरटी का फायदा लेता रहेगा। लॉटरी की प्रक्रिया। अब केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कैसे होता है, लॉटरी कैसे निकलती है वो समझ लेते हैं। केवी में लॉटरी के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी के सभी मेंबर के सामने ऑफलाइन लॉटरी निकाली जाएगी, जिसका क्रम इस प्रकार होगा। क्योंकि यह मैं बाल वाटिका का बता रहा हूं तो बाल वाटिका की ऑफलाइन निकाली जाती है, जबकि क्लास 1 की ऑनलाइन निकाली जाती है। फर्स्ट लॉटरी आरटी का होता है, इसमें 25% सीट बिना किसी प्रायोरिटी कैटेगरी के भरी जाएंगी। यानी इसमें सभी को रैंडम तरीके से लॉटरी निकाली जाएगी और जिसके किस्मत में रहेगा उसके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। इसमें कोई प्रायोरिटी कैटेगरी लागू नहीं होती। सेकंड लॉटरी पीडब्ल्यूडी का होगा, इसमें सभी कास्ट से दिव्यांग बच्चों का चयन होगा। थर्ड लॉटरी कैटेगरी 1 का होगा, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के बच्चों का चयन होगा। फोर्थ लॉटरी कैटेगरी 2 का होगा, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयू कर्मचारियों के बच्चों का चयन होगा। कैटेगरी 1 और 2 के सभी कास्ट और समुदाय के बच्चे माता पिता के ट्रांसफर के आधार पर लिए जाएंगे। फिफ्थ लॉटरी SC ST OBC NCL का होगा। उपरोक्त लॉटरी के बाद भी यदि SC ST OBC NCL का कोटा फिल नहीं होता है तो आप सबसे पहले SC ST OBC NCL के बच्चे लिए जाएंगे। तो चौथी लॉटरी और कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 की लॉटरी होने के बाद कोटा की लॉटरी होती है, यानी पहले रिजर्व सीटें भरी जाएंगी। अगर रिजर्व सीटें अब तक नहीं भरी गई थी तो अब रिजर्व सीटें भरी जाएंगी और उसके बाद ही अगली लॉटरी होगी। सिक्स्थ लॉटरी कैटेगरी 3 के लिए होगा, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों को बच्चों का चयन होगा। सेवंथ लॉटरी कैटेगरी 4 का होगा, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पीएसयू कर्मचारियों को बच्चों का चयन होगा। एट्थ लॉटरी कैटेगरी 5 का होगा, इसमें कैटेगरी 1 से 4 को छोड़कर अन्य सभी का होगा, यानी इसमें बिना सरकारी नौकरी वालों का चयन होगा। नाइन्थ लॉटरी यदि लागू हो तो कैटेगरी 6 का होगा, इसमें कैटेगरी 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी का होगा, यानी इसमें बिना सरकारी नौकरी वालों का चयन होगा। यह लॉटरी केवल केवी अंडर पीएसयू या आईएचएल केवी में होती है। तो नाइन्थ लॉटरी केवल पीएसयू केवी या आईएचएल केवी में होती है, बाकी जगह नहीं होती है, क्योंकि वहीं पे कैटेगरी 5 कैटेगरी 6 बन जाता है। अब यहाँ एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे आप देख रहे होंगे कि कैटेगरी 5 या कैटेगरी 6 को सबसे आखिरी में चांस मिलता है तो उनके बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो फिफ्थ लॉटरी थी उसमें SC ST OBC NCL के बच्चों का एडमिशन होता है, उसमें रिजर्व सीटें भरी जाती हैं, तो उसमें जहाँ से बच्चे मिलेंगे वहाँ से लिए जाएंगे। यानी अगर सीट नहीं भरती है तो उसी फिफ्थ लॉटरी में ही कैटेगरी 5 से भी बच्चे लिए जा सकते हैं। ये सभी लॉटरी एक ही दिन बारी बारी से होगी और सभी की लिस्ट एक साथ आएगी। अपनी कास्ट कैटेगरी कैसे चुने, अपनी कास्ट SC ST OBC PWD चुने, इससे आरक्षण और आरटी दोनों का लाभ मिलेगा। अपनी इनकम जैसे EWS या BPL चुने, इससे आरटी का लाभ मिलेगा। तो अगर आपके ऊपर कोई कोटा या कैटेगरी लागू होती है तो आप उसे जरूर चुने, इससे आपको लाभ ही होने वाला है। एडमिशन के लिए उम्र सीमा क्या है, आप समझ लेते हैं कि बाल वाटिका में एडमिशन के लिए उम्र सीमा क्या है। ये उम्र 31 मार्च 2025 को होनी चाहिए। तो बाल वाटिका 1 के लिए 3 से 4 वर्ष के बीच होनी चाहिए, बाल वाटिका 2 के लिए 4 से 5 वर्ष के बीच होनी चाहिए और बाल वाटिका 3 के लिए 5 से 6 वर्ष के बीच होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट फॉर ऑफलाइन एडमिशन, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, बच्चे का फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का कलर फोटो, पते का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, कमजोर आय वर्ग का प्रमाण पत्र यानी EWS या BPL होना चाहिए, सर्विस प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र होना चाहिए, दूरी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ब्लड ग्रुप का प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
तो इसमें कुछ प्रमाण पत्र अति जरूरी हैं, जैसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का फोटो, पते का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर कमजोर वर्ग में आते हैं तो कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो सर्विस और स्थानांतरण प्रमाण पत्र, और अगर आप आरटी कोटा का लाभ लेना चाहते हैं तो दूरी का प्रमाण पत्र। तो ये प्रमाण पत्र जरूरी होते हैं। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, अब मैं इसे जल्दी से खत्म कर रहा हूँ। अगर आपको कोई अभी भी कन्फ्यूजन है, कोई जानकारी और लेनी है तो आप कमेंट करिएगा, मैं वीडियो और लंबा नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।